हेलो डियर स्टूडेंट्स। बहुत दिन के बाद लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ में एक नया वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत है आप लोगों का फिर से। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत इंडस्ट्री की डिफिनेशन, उद्योग की परिभाषा। भारतीय श्रम विधि के क्षेत्र में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आधारभूत विधि है। यह अधिनियम नियोक्ताओं और कर्मकारों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों को नियंत्रित करने, उनके समाधान हेतु संस्थागत व्यवस्था स्थापित करने तथा औद्योगिक शांति को बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस अधिनियम की संपूर्ण संरचना कुछ मूलभूत अवधारणाओं पर आधारित है, जिनमें इंडस्ट्री, वर्कमैन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, उद्योग, कर्मकार और औद्योगिक विवाद, इन तीनों में उद्योग की अवधारणा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक यह निर्धारित न हो कि कोई संस्था उद्योग है या नहीं, तब तक यह तय नहीं किया जा सकता कि उस संस्था पर औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू होगा या नहीं। इसलिए उद्योग की परिभाषा केवल एक शब्द की व्याख्या नहीं है, बल्कि यह उस सीमा को निर्धारित करती है जिसके भीतर यह अधिनियम प्रभावी रूप से कार्य करता है। ये इसको ऐसे समझिए कि एज ए एडवोकेट आपके पास कोई क्लाइंट आया और उसने बताया कि सर मैं एक इंडस्ट्री में काम कर रहा था और वहाँ से मुझे काम से निकाल दिया गया है। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वो नहीं जानता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या है। वो सिर्फ आएगा कि मैं एक जगह पे काम कर रहा था, एक कंपनी में, वहाँ से मुझे निकाल दिया गया है बिना नोटिस दिए, बिना किसी सूचना के अचानक से निकाल दिया गया। अब आप एज ए एडवोकेट ये सोचेंगे कि मैं इसका मुकदमा किस अधिनियम के अंतर्गत फाइल करूँगा, कौन कौन से रेमेडीज इसको प्रोवाइड करवा पाऊँगा। तो जब आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का नॉलेज रहेगा तो आप ये चाहेंगे कि हम सबसे पहले ये चेक करें, इसको बताएं कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे, जिस भी वर्क प्लेस, जो भी आपका वर्क प्लेस था, तो आपको पहले ये निर्धारित करना पड़ेगा कि वह जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी उसका वर्क प्लेस था, वह इंडस्ट्री की डिफिनेशन में आता है कि नहीं, उद्योग की परिभाषा के अंतर्गत आता है कि नहीं। अगर वह उद्योग की परिभाषा में आएगा तब तो आप उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का बेनिफिट दिला पाएंगे, उसको रेमेडीज दिला पाएंगे। नहीं तो उस पर, अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन पर यह एक्ट लागू ही नहीं होता है तो आप इसका बेनिफिट नहीं दिला सकते हैं। भारत में श्रम संबंधी कानूनों का विकास औपनिवेशिक काल से प्रारंभ हुआ। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव से भारत में भी उद्योगों का विकास होने लगा और इसके साथ ही श्रमिकों का शोषण, कार्य की असमान परिस्थितियां और वेतन संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होने लगी थी। ब्रिटिश शासन के समय औद्योगिक विवादों को नियंत्रित करने के लिए कुछ कानून बनाए गए थे, जिसमें ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1947, ये देश आज़ाद होने से पहले ही कानून बना दिए गए थे, लेकिन ये लॉ जो है बहुत प्रोटेक्टिव साबित नहीं हो पाए, बहुत कामगर साबित नहीं हुए। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह महसूस किया गया कि भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में श्रमिकों और नियोक्ताओं के मध्य संतुलन स्थापित करने के लिए एक मजबूत कानून की आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 बनाया गया। इस अधिनियम का सबसे मुख्य उद्देश्य जो है वो है औद्योगिक शांति स्थापित करना। उद्योगों में शांति बनाए रखना इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य था, और उसी के साथ साथ शांति कब स्थापित होगी, जब औद्योगिक विवाद नहीं होंगे, उद्योगों के मध्य सब कुछ ठीक चलेगा। और तीसरा ये था कि विवादों के समाधान की समस्या जो थी, कैसे विवादों का समाधान किया जाएगा। मतलब इस मुख्य का 3 उद्देश्य है इंपॉर्टेंट। पहला, औद्योगिक शांति की स्थापना, दूसरा औद्योगिक विवादों की रोकथाम, और तीसरा विवादों के समाधान की व्यवस्था। अब ये विवादों के समाधान की व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या किया गया। पहले तो समझौता अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान बनाया गया, कंसिलिएशन ऑफिसर। उसके बाद लेबर कोर्ट्स गठित किए गए।
फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल गठित किए गए, नेशनल ट्रिब्यूनल बनाए गए। ये सब क्या इस बात का प्रयास था कि विवादों के समाधान की कैसी व्यवस्था की जाए, और इन सब का अंतिम जो उद्देश्य था वो था सामाजिक न्याय की स्थापना, सोशल जस्टिस इस्टेब्लिश करना था। यह अधिनियम श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करके सामाजिक न्याय की स्थापना करता है। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक न्याय की बात भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही की गई है। तो सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य यह अधिनियम बनाया है। ये सिर्फ ला की ही बात नहीं है, कोई भी देश बिना अर्थव्यवस्था के नहीं चलता है, और अर्थव्यवस्था में उद्योग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का क्या महत्व है? किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में उद्योगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। भारत जैसे विकासशील देश में उद्योग कितने कारणों से महत्वपूर्ण है आपको ये समझना चाहिए। सबसे पहला, ये अगर उद्योग चलते हैं तो लोगों को रोजगार मिलता है, रोजगार का अवसर मिलता है। उद्योग लाखों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करते हैं। दूसरा है कि उत्पादन में वृद्धि होती है। जब उद्योग चलते हैं तो जो है बहुत सारे ऐसे वस्तुएं होती हैं जिसको उपयोग में ला करके ही कोई देश आगे बढ़ सकता है। वह दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली छोटी छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं और बड़े बड़े स्तर की भी चीज़ें हो सकती है। तो पहला रोजगार का अवसर हो गया, दूसरा उत्पादन में वृद्धि हो गई, तीसरा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। जब उद्योग चलते हैं, रॉ मटेरियल्स खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उसका अंतिम परिणाम जो होता है वह राष्ट्रीय आय बढ़ती है। इसी के साथ साथ उद्योग के साथ साथ तकनीक का भी विकास होता है, नवाचार को बढ़ावा मिलता है और अंततः सामाजिक विकास होता है। उद्योगों के माध्यम से समाज के जीवन स्तर में सुधार होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भी समझना है कि औद्योगिक शांति की आवश्यकता क्यों है। औद्योगिक शांति किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है। यदि उद्योगों में लगातार विवाद होते रहेंगे तो इसके कई नकारात्मक परिणाम होंगे। क्या क्या परिणाम होंगे? सबसे पहले प्रोडक्शन रुक जाएगा, उत्पादन में कमी होगी। जब उत्पादन में कमी होगी तो सेल एंड परचेज रुकेगी, तो इससे आर्थिक हानि होगी। और जो अभी मैंने आपको बताया कि रोजगार उपलब्ध कराता है, तो बेरोजगारी उत्पन्न होगी अगर औद्योगिक शांति नहीं होगी तो। और अंततः जैसे वहां पर मैंने आपको बताया कि सामाजिक न्याय प्राप्त कराना है, इधर उद्योग नहीं चलेगा ठीक से, तो सामाजिक न्याय की जगह सामाजिक असंतोष उत्पन्न होगा। अर्थात उत्पादन में कमी, आर्थिक हानि, बेरोजगारी और सामाजिक असंतोष, ये ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनके संदर्भ में औद्योगिक शांति आवश्यक है। औद्योगिक शांति नहीं रहेगी तो उत्पादन में कमी, आर्थिक हानि, बेरोजगारी और सामाजिक असंतोष उत्पन्न होगा। इसी कारण औद्योगिक विवाद अधिनियम का उद्देश्य केवल विवादों का समाधान करना ही नहीं है, बल्कि औद्योगिक संबंधों में संतुलन स्थापित करना भी है। अब उद्योग की परिभाषा का महत्व क्या है, इसको समझते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम केवल उन संस्थानों पर लागू होता है जो उद्योग की श्रेणी में आते हैं। यदि कोई संस्था उद्योग नहीं है तो उस संस्था के कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त नहीं हो सकता है। श्रम न्यायालय और औद्योगिक अधिकरण को उस विवाद पर अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं होगा, जुरिस्डिक्शन ही नहीं मिलेगा उनको उसकी सुनवाई करने का। इसी कारण न्यायालयों के समक्ष अक्सर यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई संस्था उद्योग है या नहीं। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल देकर के बताया कि एज ए एडवोकेट आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कोई आपका जो क्लाइंट आया है वो जो उसका वर्क प्लेस था वह इंडस्ट्री के डेफिनेशन में आता है कि नहीं, तब आप केस फाइल करेंगे। इसी तरह से न्यायाधीश के लिए भी यह जानना बहुत आवश्यक है कि जो केस उसके यहाँ फाइल हुआ है उसे भी ये जज करना पड़ेगा कि वह जो ऑर्गेनाइजेशन है वह इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आता है कि नहीं आता है। तो ये इस उद्योग का महत्व है। फिर से रिपीट कर दूं, उद्योग की जो परिभाषा है, इंडस्ट्री की डिफिनेशन, वह इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस एक्ट का लाभ तभी मिलेगा कंसर्न पर्सन को जब वह ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री की डिफिनेशन के अंतर्गत आएगा।
इसलिए यह डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एज ए एडवोकेट अगर यह मामला जो डिस्प्यूट लेकर के वो सामने आया है, अगर इंडस्ट्री के डेफिनेशन के जो इसेंशियल एलिमेंट हैं वो पूरा नहीं होता है, तब आप एज ए एडवोकेट रेमेडी नहीं दे सकते। वैसे ही जज के लिए भी वह मुश्किल होगा, वो आगे केस रन नहीं हो पाएगा। अब आ जाते हैं जो लीगल प्रोविजन है, सेक्शन 2J क्या कहता है। इंडस्ट्री मीन्स एनी बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चरर आर कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड इंक्लूड्स एनी कॉलिंग, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट आर इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन ऑफ वर्कमैन। इस परिभाषा में क्या स्पष्ट होता है कि उद्योग में केवल उत्पादन गतिविधियां नहीं आती हैं, बल्कि कई प्रकार की सेवाएं भी शामिल हो सकती हैं। मतलब यहां पर सिर्फ गुड्स टर्म नहीं यूज किया गया है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नहीं लिखा है, बल्कि उसके साथ साथ सर्विस टर्म लिखा है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब माल का उत्पादन जो हो रहा है उसके साथ साथ सेवाओं का भी उत्पादन अगर वहां पर हो रहा है, सेवाएं उपलब्ध करा जा रही हैं, तो वह भी इंडस्ट्री के डेफिनेशन के अंतर्गत आएगा। मतलब बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चर एंड कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स, ये सारी चीजें इंडस्ट्री के अंतर्गत हो सकती हैं। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंडस्ट्री, उद्योग की परिभाषा के आवश्यक तत्व क्या है। तो सबसे पहला क्या है, वो ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होना चाहिए। दूसरा है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशन होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी मतलब व्यवस्थित गतिविधि। दूसरा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन, नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होना चाहिए। तीसरा वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और तीसरा जो है वो मटेरियल सर्विसेज होनी चाहिए, मानव की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उससे रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है। इसके बाद जो इसेंशियल एलिमेंट्स है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड मोटिव ऑफ प्रॉफिट गेन। इसी पर सबसे ज़्यादा विवाद रहा है कि क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट गेन करने का जो इंटेंशन होता है यह भी इंडस्ट्री के डेफिनेशन का इसेंशियल पार्ट है या नहीं। कुछ केसेस में कहा गया कि हाँ है, कुछ केसेस में इसे इनकार किया गया। इसको आगे हम लोग केस लॉ के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसमें स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस हॉस्पिटल मजदूर सभा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस रामनाथ, सफदरजंग हॉस्पिटल वर्सेस कुलदीप सिंह से इन केसेस को पढ़ते हुए पहुंच जाएंगे आप बेंगलोर वाटर सप्लाई तक, वहाँ पर यह स्पष्ट हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें अभी तक हमने जो समझा वो उद्योग की परिभाषा का वैधानिक स्वरूप, उसका महत्व और उसके आवश्यक तत्वों पर बात किया। अब इस विषय पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि लॉ में जो डेफिनेशन लिखा गया है उसको तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये इतना डिस्प्यूटेड डेफिनेशन है, इसको किसी भी लॉ के फील्ड में किसी भी डेफिनेशन को पढ़ते समय जब तक रोल ऑफ जुडिशरी नहीं देखेंगे कि कोर्ट ने इस टॉपिक को कैसे डिफाइन किया है, तब तक वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाता है। वास्तव में उद्योग शब्द की जो वास्तविक समझ आज हमारे सामने है वह केवल अधिनियम की परिभाषा से नहीं बल्कि न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णयों से विकसित हुई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में निर्धारित किया है कि कौन सी गतिविधियां उद्योग हैं और कौन सी गतिविधियां उद्योग नहीं हैं। इन निर्णयों ने मिलकर के उद्योग की परिभाषा को क्रमशः विस्तृत किया है और विकसित किया है। अब जैसा आप जानते हैं कि कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन होता है, कभी नैरो इंटरप्रिटेशन हो जाता है, कभी ब्रॉड इंटरप्रिटेशन हो जाता है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन आता है वैसे वैसे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बदलता रहता है। पहला केस फेमस है, इंपॉर्टेंट है, वो है डीएन बनर्जी वर्सेस पीआर मुखर्जी का केस। ये 1953 का केस है, जिसे बजबज नगर पालिका केस नाम से भी जाना जाता है। इस वाद में प्रश्न यह था कि क्या नगर पालिका उद्योग की परिभाषा के अंतर्गत आता है या नहीं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज अ इंडस्ट्री और नॉट। और इसमें सेक्शन 25F है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का,
यह प्रावधान करती है कि यदि किसी कर्मचारी ने किसी नियोक्ता के अधीन 1 वर्ष तक कार्य कर लिया है तो कुछ शर्तें ऐसी हैं, उनका अनुपालन किए बिना उनका रिट्रेंचमेंट, उनकी छटनी नहीं की जा सकती उस कर्मचारी की। क्या क्या उसमें कंडीशंस हैं? रिट्रेंचमेंट के 1 महीने पहले रीजन सहित नोटिस दी जाएगी और उस नोटिस के पीरियड समाप्त हो जाने पर रिट्रेंचमेंट किया जाएगा, या उसे नोटिस पीरियड के दिन, जैसे 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन जैसी परिस्थिति हो, का भुगतान किया जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि रिट्रेंचमेंट के 1 महीने पहले रीजन सहित नोटिस दी जाएगी और उस नोटिस पीरियड के समाप्त हो जाने पर ही रिट्रेंच किया जाएगा, और अगर उससे पहले किया जाता है तो नोटिस का जो पीरियड है 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, उसका भुगतान किया जाएगा उतने दिन का। दूसरी कंडीशन ये है कि इंडस्ट्री ऐसी रिट्रेंचमेंट की सूचना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को देगी जो गवर्नमेंट उसे गजेट कराएगी। यदि इंडस्ट्री धारा 25F का पालन नहीं करती तो यह माना जाएगा कि वह वर्कमैन रिट्रेंच नहीं किया गया है, उसकी छटनी नहीं हुई है। इस मामले में नगर निगम के चेयरमैन ने 2 कर्मचारियों की छटनी कर दिया। ये दोनों कर्मचारी वर्कर्स यूनियंस के मेंबर भी थे। इन लोगों ने अपने रिट्रेंचमेंट को चैलेंज किया और पुनर्नियुक्ति के लिए क्लेम किया, एंड मैटर वाज रिफर्ड बाय गवर्नमेंट टू इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन। द ट्रिब्यूनल डायरेक्टेड reinstatement and the award was challenged by municipality on the ground that its duty being connected with the local self-government, it was not an industry and the dispute was not an industrial dispute. नगर निगम ने ऑब्जेक्शन किया और कहा कि हम इंडस्ट्री नहीं है और यह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं है। Then the Supreme Court observed that in the ordinary or non-technical sense, industry or business means an undertaking where capital and labor cooperate with each other for the purpose of producing wealth in the shape of goods, tools, etc. and for making profits. In the opinion of the court, every aspect of activity in which the relationship of master and servant or employer and employees exist or arises does not become an industry. There is nothing, however, to prevent a statute from giving the words industry and industrial dispute a wider and more comprehensive import in order to meet the requirements of rapid industrial progress and to bring about the interest of industrial peace and economy. A fair and satisfactory adjustment of relations between employers and workmen in the variety of fields of activity. It was further observed that undertaking in the first part and industrial occupation or avocation in the second part of section 2J obviously means much more than what is ordinarily understood by trade or business. The definition was apparently intended to include within its scope what might not strictly be called a trade or business. Neither investment of capital or nor profit making motive is essential to constitute an industry as they are generally necessary in the business. A public utility service such as railway, telephones and supply of power, light or water to the public may carried on by private companies or business corporation, and if these public utility services are carried on by local bodies like a municipality, they do not cease to be an industry. For the reason stated above, municipal corporation was held to be an industry. Essential ingredients of industry. उद्योग के क्या क्या आवश्यक तत्व हैं? ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, सुनियोजित क्रियाकलाप, कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, नियोजक और नियोजित के बीच सहयोग, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मांग और सेवाओं का उत्पादन,
कैपिटल इन्वेस्टमेंट पूंजी निवेश एंड मोटिव ऑफ प्रॉफिट लाभ हेतु। ये 5 इसेंशियल एलिमेंट्स बताए गए। क्या क्या इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, कोऑपरेशन, रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मोटिव ऑफ प्रॉफिट, सुनियोजित क्रियाकलाप, नियोजक और नियोजितों के बीच सहयोग, मांग या सेवाओं का उत्पादन, पूंजी निवेश और लाभ हेतु। अब इस वाद में मुख्य प्रश्न क्या था? मुख्य प्रश्न यह था कि क्या नगर निगम उद्योग की परिभाषा में आता है? और इन आवश्यक तत्वों में पहला, दूसरा और तीसरा तत्व तो पूरा हो रहा है। चौथा आवश्यक तत्व जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या है कि नगर निगम में कुछ पूंजी सरकार लगाती है, कुछ नगर निगम टैक्स वगैरह वसूल करके कलेक्ट करती है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का एसेंशियल एलिमेंट्स पूरी तरीके से तो पूर्ण नहीं हो पा रहा है। और पांचवा जो एसेंशियल एलिमेंट्स है मोटिव ऑफ प्रॉफिट लाभ हेतु। तो क्या नगर निगम लाभ कमाने के लिए कार्य करता है? ऑब्वियस सी बात है, जवाब है नहीं, क्योंकि नगर निगम तो सुविधा अर्थात बिजली, पानी, सड़क, साफ सफाई आदि उपलब्ध कराता है, और इसके बदले जो टैक्स या बिल वगैरह कलेक्ट करता है वो नाम मात्र का होता है। इस आधार पर नगर निगम इंडस्ट्री नहीं है। परंतु जस्टिस चंद्रशेखर अय्यर ने अंतिम 2 आवश्यक तत्वों को महत्व न देते हुए उन्हें हटा दिया और कहा कि उक्त 3 शर्तें पूरी होने पर ही हम उद्योग को परिभाषित कर सकते हैं, अर्थात ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, कोऑपरेटिव रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये 3 चीज ही अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट हैं तो हम उन्हें इंडस्ट्री कह सकते हैं। अर्थात जस्टिस चंद्रशेखर ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट और मोटिव प्रॉफिट की बात जो हुई है उसे इग्नोर किया। Now we can say that the essential feature of industry are the activity must concern the production or distribution of goods and services. Second, it must be serve other but not to oneself. Third, it must involve cooperative efforts between employer and employee. Fourth, it must be done as a commercial transaction. And fifth, it must not be the exercise of purely governmental function. The Supreme Court held that certain multiple activities can be treated as industry, but not all municipal function automatically become industry. The court said if an activity carried out by a municipality is analogous to trade or business and involves systematic work with the help of employees, it may be treated as an industry. But if the function is strictly governmental or sovereign in nature, it will not be treated as industry. नगर निगम पर इतनी बात करने के बाद 1953 का केस था, 1960 में फिर एक केस आता है, कारपोरेशन ऑफ सिटी ऑफ नागपुर वर्सेज एम्प्लॉयर्स। जस्टिस सुब्बा राव साहब थे इस केस में। इस वाद में भी जो मेन क्वेश्चन था वो यही था कि क्या नगर निगम इंडस्ट्री है। जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर साहब थे। हम सभी जानते हैं कि इनके लगभग 90% डिसीजन जो है वो लेबर मजदूर के पक्ष में ही रहे। जस्टिस सुब्बा राव ने कहा कि जस्टिस चंद्रशेखर जी ने जो निर्णय दिया है वह सही है कि नगर निगम इंडस्ट्री है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि पूरा नगर निगम इंडस्ट्री नहीं है, या नगर निगम के पूरे कार्य इंडस्ट्री के अंतर्गत नहीं आते हैं। जो कार्य संप्रभुता सामरन फंक्शन वाले कार्य हैं वो इंडस्ट्री के अंतर्गत नहीं आएंगे। सामरन फंक्शन क्या है वो आप जान रहे हैं कि वे कार्य जिन्हें सिर्फ राज्य करता है वह संप्रभुता संपन्न कार्य करते हैं होते हैं। क्या जजमेंट था इस मामले में? The Department of Municipal Corporation which pertain to assessment and levy of house tax, assessment and levy of octroi, removal of encroachment and pulling down of dilapidated house are outside the purview of definition of industry because these departments deal with the sovereign function of the state which cannot be carried out by the private persons.
The following important observation were made by the Supreme Court. That is, first, a corporation is an industry, but industry cannot include what are called sovereign function of the state. Second, the definition cannot be confined to trade or business or activities analogous to trade or business. If a service performed by an individual is an industry, it will continue to be so even if it is undertaken by a corporation. Third, neither the investment of capital nor the existence of profit-making motive is a necessary element in the modern conception of industry. If a service rendered by a corporation is an industry, the employees in the department connected with the service, whether financial, administrative or executive, would be entitled to the benefit of the act. And fifth, if a department of municipality discharges many functions, some pertaining to industry as defined in the act and other non-industrial activities, the predominant function of the department shall be the criteria for the purpose of this act. अब उदाहरण के लिए स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस हॉस्पिटल मजदूर सभा का ये जो केस है 1969 का, इसमें जस्टिस गजेंद्र गटकर साहब थे और जस्टिस AK सरकार। इस मामले में प्रश्न यह था कि क्या सरकारी अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम का संरक्षण प्राप्त है। तो हॉस्पिटल मजदूर सभा नामक संगठन ने यह दावा किया कि अस्पताल के कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। अर्थात उनका ये कहना था कि जो हॉस्पिटल है वह इंडस्ट्री है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का तर्क ये था कि चूंकि हम वेलफेयर इंस्टीट्यूशन हैं, हम सॉवरेन फंक्शन में काम कर रहे हैं, हम जो है मटेरियल सर्विस प्रोवाइड कराने वाला वर्क कर रहे हैं, इसलिए हम उद्योग की परिभाषा में नहीं आ सकते। प्रश्न यहाँ पर ये था कि क्या अस्पताल उद्योग की परिभाषा में आता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा अस्पताल उद्योग की परिभाषा में आ सकता है। न्यायालय ने कहा कि उद्योग की परिभाषा में दो भाग हैं। संस्था इसके किसी भी भाग में आ जाती है तो वह उद्योग हो जाती है। द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री इज इन टू पार्ट्स। One part defines industry from the viewpoint of the employers and the other part from the standpoint of employees. If an activity falls under either part of the definition, it would be an industry within the meaning of the act. The first part says that the means any business, trade, undertaking, manufacture or calling of employers, and then it goes to say in the second part that the includes any calling, services, employment, handicraft or industrial occupation or avocation of workmen. The Supreme Court sought to expand the concept of industry by a process of judicial interpretation to meet the changing requirement of modern current of socio-economic thoughts by laying down working principle. जस्टिस गजेंद्र गटकर साहब ने कहा कि उद्योग की परिभाषा के दो भाग हैं। किसी भी एक भाषा में आ जाने पर उस संस्थान को उद्योग कहा जा सकता है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पूंजी विनियोग और प्रॉफिट मोटिव, लाभ हेतु उद्योग के आवश्यक तत्व नहीं है। शेष अन्य तत्वों के पूर्ण होने की दशा में भी किसी संस्था को उद्योग कहा जा सकता है। किसी भी क्रियाकलाप को उद्योग कहने के लिए यह आवश्यक है कि वहां माल या सेवाओं का उत्पादन, संस्था द्वारा उत्पादित की जाने वाली सभी प्रकार की सेवाएं, उपक्रम शब्द में शामिल नहीं होंगी, अपितु केवल ऐसी सेवाओं को उद्योग कहा जाएगा जो तात्विक भौतिक सेवा हो। इट मीन्स मटेरियल सर्विस हो। तात्विक भौतिक सेवा, मटेरियल सर्विसेज, वह सेवा है जो निरंतरित प्रकृति की है तथा जो जन सामान्य के लिए है तथा ऐसी सेवाओं का कुछ मूल्य होना चाहिए। क्योंकि अस्पताल की सेवा तात्विक भौतिक सेवा है, मटेरियल सर्विस है, इस कारण अस्पताल, हॉस्पिटल जो है वह इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आता है।
न्यायालय ने कहा कि अस्पताल एक संगठित गतिविधि है, इसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों कार्य करते हैं, इसका उद्देश्य मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, इसलिए इसे उद्योग माना जाएगा। इस मामले में जो मुख्य रूप से सिद्धांत प्रतिपादित किया गया वो ये था कि सेवा प्रदान करने वाली संस्थाएं भी उद्योग हो सकती हैं। इसमें उद्योग की परिभाषा को विस्तृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम किया गया। ये ब्रॉड इंटरप्रिटेशन था। फिर एक इंपॉर्टेंट केस, मैनेजमेंट ऑफ सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली वर्सेस कुलदीप सिंह सेठी। इसमें भी क्वेश्चन ये था कि क्या कोई हॉस्पिटल इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आता है कि नहीं। ये बड़ा कंफ्यूजन था इस ईयर में। 1960 में कभी कहा गया कि हॉस्पिटल जो है इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आता है, कभी कहा गया कि नहीं आता है। इसमें हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हॉस्पिटल इज नॉट एन इंडस्ट्री। द सुप्रीम कोर्ट ओवररूल द अर्लियर केस एंड हेल्ड दैट हॉस्पिटल इज नॉट एन इंडस्ट्री ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज इसेंशियली चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। दरअसल जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स करके एक ग्रुप था, इसके अंदर 3 अस्पताल चलते थे। एक था सफदरजंग अस्पताल दिल्ली, एक था टीबी हॉस्पिटल दिल्ली और एक था खुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल पटना। ये सब एक ही ग्रुप के हॉस्पिटल थे और ये चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में काम कर रहे थे। क्योंकि हॉस्पिटल की सर्विस फ्री देते थे, इसलिए इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इंडस्ट्री नहीं है। हालांकि इट वाज अ वेरी नेगेटिव जजमेंट एंड वेरी क्रिटिसाइज्ड। जस्टिस हिदायतुल्लाह साहब थे, इसमें उनके जो तर्क थे वो क्या थे कि उद्योग के परिभाषा के दोनों भाग को साथ साथ पढ़ा जाना चाहिए। अभी इसके पहले वाले केस में हमने आपको बताया कि उसमें कहा गया कि इंडस्ट्री के डेफिनेशन के 2 पार्ट हैं और दोनों में से किसी भी पार्ट में आ जाएगी संस्था तो वो इंडस्ट्री होगी। लेकिन इस केस में जस्टिस हिदायतुल्लाह साहब ने कहा कि उद्योग की परिभाषा के दोनों भाग को साथ साथ पढ़ा जाना चाहिए, अर्थात कोई भी जो एम्प्लॉयर और वर्कमैन है, कहा गया कि बिना इनके कोई भी कर्मकार नियोजक बन ही नहीं सकता। मतलब कोई भी नियोजक और कर्मकार के बिना, कोई भी नियोजक बिना कर्मकार के नियोजक नहीं बन सकता, नियोजक नहीं रह सकता। दूसरी बात उन्होंने कहा कि बिना कैपिटल और प्रॉफिट के उद्योग का कोई अस्तित्व नहीं है। सिस्टमेटिक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड बाय कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्ट ऑफ कैपिटल एंड मोटिव ऑफ प्रॉफिट, ये सारे इंडस्ट्री के आवश्यक तत्व हैं। हिदायतुल्लाह साहब का कहना यह था कि ये 5 एसेंशियल एलिमेंट्स एक साथ पूरे होने चाहिए और हॉस्पिटल मजदूर सभा का निर्णय गलत था क्योंकि पूंजी किसी इंडस्ट्री की प्राणवायु है, इसके अभाव में किसी उद्योग को नहीं चलाया जा सकता है और ऐसे क्रियाकलाप जो किसी लाभ के आशय के बिना चलाए जाते हैं उन्हें उद्योग की परिभाषा में रखना उचित नहीं है। जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल इंडस्ट्री की डेफिनेशन में नहीं आता क्योंकि अस्पतालों के इस समूह का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। इस समूह के माध्यम से नियोजक नर्स, दाई आदि को प्रशिक्षित करता है या अपनी सेवाओं के बदले नाम मात्र का शुल्क लेता है, इसलिए यह उद्योग नहीं है। इसके बाद केस आया कि क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इंडस्ट्री की डेफिनेशन में रखा जाना चाहिए। केस था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस रामनाथ, 1963 का केस था। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस गजेंद्र गटकर और जस्टिस के.एन. वांचू, आप दोनों के समक्ष प्रश्न था कि क्या शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था को उद्योग माना जा सकता है। इस मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारियों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत दावा किया था कि हम कर्मचारी की परिभाषा में आते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत हमें कर्मचारियों को जो संरक्षण दिया जाता है, जो लाभ दिया जाता है, वो लाभ की डिमांड उन्होंने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना है, न कि व्यापार या व्यवसाय करना। इसलिए विश्वविद्यालय को उद्योग नहीं माना जा सकता। हालांकि यह थोड़ा दार्शनिक निर्णय था
लेकिन इस निर्णय का अपना महत्व है। यह निर्णय उद्योग की परिभाषा को थोड़ा सा नैरो स्वरूप दे दिया, संकीर्ण दृष्टिकोण से देखने का उदाहरण था। हालांकि बाद में बेंगलोर वाटर सप्लाई का जब केस आया तो उसमें इसका जजमेंट बदला। कभी कहा गया कि क्या नगर निगम इंडस्ट्री है कि नहीं, कभी कहा गया कि क्या हॉस्पिटल इंडस्ट्री है कि नहीं, कभी पूछा गया कि क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री है कि नहीं है। इन कभी डिसीजन पॉजिटिव आया, कभी नेगेटिव आया, लेकिन इंडस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ते समय सबसे इम्पॉर्टेंट केस जो है वो आया बेंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस सीवरेज बोर्ड, सॉरी बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेस ए राजप्पा। ये 1978 का केस है। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण था। 7 जजेस थे इसमें न्यायाधीश, जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, जस्टिस पी एन भगवती, जस्टिस डी ए देसाई, जस्टिस आर एस सरकारिया, जस्टिस एम एच बैग, जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस कैलासन। ऐसे 7 न्यायमूर्ति गण को मिलाकर के ये पीठ गठित हुई। इस निर्णय में मुख्य जो डिसीजन था वो जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर द्वारा लिखा गया था। इस मामले में हुआ क्या कि बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड एक पब्लिक बॉडी थी जिसका काम था शहर में जल आपूर्ति करना और सीवरेज व्यवस्था को संचालित करना। इस संस्था के कर्मचारियों ने कुछ सेवा संबंधी विवाद उठाए, वर्किंग कंडीशंस वगैरह को लेकर के, और औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत राहत की मांग की। लेकिन संस्था का तर्क ये था कि वाटर सप्लाई बोर्ड जो है वो एक सरकारी संस्था है और इसे उद्योग नहीं माना जा सकता। इस मामले में जो मुख्य प्रश्न था, जो इशू था, वो ये था कि क्या बेंगलोर वाटर सप्लाई बोर्ड औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत उद्योग की श्रेणी में आता है। और व्यापक रूप से प्रश्न यह था, अब न्यायालय ने कहा कि यदि किसी संस्था की गतिविधियां कुछ निश्चित तत्वों को पूरा करती हैं तो वह संस्था उद्योग मानी जाएगी, चाहे वह निजी संस्था हो, सार्वजनिक संस्था हो, सरकारी संस्था हो, इससे मतलब नहीं है। कुछ गतिविधियां जो निश्चित तत्वों को पूरा करती हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, ये 3 इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट गेनिंग जो मोटिव है वो उसके साथ था। बाद में कोर्ट ने उसे एसेंशियल पार्ट नहीं माना। तो बेंगलोर वाटर सप्लाई का ये निश्चित आ गया कि अगर वो ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वह इंडस्ट्री होगी। इस कोर्ट में इस केस में एक टेस्ट आया, एक डॉक्ट्रिन बनाया कोर्ट ने, जिसका नाम दिया गया ट्रिपल टेस्ट। न्यायालय ने उद्योग की पहचान के लिए इस टेस्ट का प्रतिपादन किया और कहा कि यदि सिस्टमेटिक एक्टिविटी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कोऑपरेशन और प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये 3 चीज़ें किसी संस्था में पाई जाती हैं तो वह इंडस्ट्री की डेफिनेशन में मानी जाएगी, अर्थात उस पर यह एक्ट लागू होगा। एक और दूसरा डॉक्ट्रिन इन्होंने बनाया, टेस्ट बनाया, डोमिनेंट नेचर टेस्ट। और इन्होंने कहा कि यदि किसी संस्था में कई प्रकार की गतिविधियां हो रही हों तो यह देखा जाएगा कि उस संस्था की प्रमुख गतिविधि क्या है। यदि प्रमुख गतिविधि उद्योग है तो पूरी संस्था उद्योग मानी जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई संस्था है, उसमें कई तरह के कार्य हो रहे हैं, तो जो सबसे मेन कार्य है वो देखा जाएगा कि उसका नेचर क्या है। जैसे वो 3 हॉस्पिटल का जो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस था, उसमें एक जगह बता दिया गया कि हम ट्रस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, नाम मात्र का शुल्क लेते हैं, इसलिए हम इंडस्ट्री नहीं है। तो वहाँ पे देखा गया कि मेन कार्य आपका जो था वो हॉस्पिटल चलाना था। तो डोमिनेंट नेचर मतलब
जो उस पूरे संस्थान का सबसे मेन कार्य होगा उसके आधार पर टेस्ट किया जाएगा कि आप इंडस्ट्री हैं कि नहीं है। बेंगलोर वाटर सप्लाई केस के बाद कुछ संस्थान क्लियर कर दिए गए कि ये इंडस्ट्री होंगे, जिसमें हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कराने वाली संस्थाएं, नगर निगम, ये इस तरह की संस्थाएं जो है वो इंडस्ट्री मान ली गई। और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें स्पष्ट कर दिया गया कि ये इंडस्ट्री के डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आएंगे। जैसे उसमें सबसे पहला कीवर्ड यूज किया गया है सॉवरेन फंक्शन वाले जो वर्क हैं उसे नहीं माना जाएगा। सॉवरेन फंक्शन मतलब डायरेक्टली स्टेट का जो कार्य है उसे कोई प्राइवेट पर्सन नहीं कर सकता, जैसे डिफेंस, जुडिशरी, पुलिस व्यवस्था, ये सारी चीज़ें वो सॉवरेन फंक्शन के अंतर्गत आ जा रही हैं, उन्हें इंडस्ट्री की डेफिनेशन में नहीं शामिल कर सकते। डोमेस्टिक सर्विसेज भी इसमें शामिल किया गया। अब बेंगलोर वाटर सप्लाई का जो इफेक्ट पड़ा वो परिभाषा का दायरा बहुत विस्तृत हो गया। अब कई ऐसी संस्थाएं भी उद्योग की श्रेणी में आ गई जिन्हें पहले इंडस्ट्री नहीं माना जाता था। इस निर्णय की कई विद्वानों ने प्रशंसा भी किया और आलोचना भी किया। प्रशंसा किस आधार पर किया? इस श्रमिकों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल गया, सोशल जस्टिस को बढ़ावा मिल गया और श्रम कानून का दायरा विस्तृत हो गया। लेकिन इसमें नकारात्मक पक्ष क्या है कि उद्योग की परिभाषा बहुत व्यापक हो गई, कई गैर व्यावसायिक संस्थाएं भी उद्योग की श्रेणी में आ गई, प्रशासनिक कठिनाइयां भी उत्पन्न होने लगी। सरकार ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में 1982 के माध्यम से उद्योग की परिभाषा को संशोधित करने का प्रयास किया। इस संशोधन में कुछ संस्थाओं को उद्योग की परिभाषा से बाहर रखने का प्रस्ताव था, जैसे शैक्षणिक संस्थान, अनुसंधान संस्थान, अस्पताल, लेकिन यह संशोधन अभी तक लागू नहीं हो पाया है। इस वजह से अभी डेफिनेशन बेंगलोर वाटर सप्लाई के द्वारा जो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा वही लागू है। आज भी उद्योग की परिभाषा के संबंध में बेंगलोर वाटर सप्लाई केस ही प्रमुख निर्णय माना जाता है। हालांकि समय समय पर न्यायालयों ने कुछ मामलों में इस निर्णय की समीक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया है। इस पूरे अध्ययन से जो चीजें क्लियर हुई उसमें है ट्रिपल टेस्ट प्रिंसिपल, डोमिनेंट नेचर टेस्ट और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, सिस्टमेटिक एक्टिविटी। ये की वर्ड हैं जिसे आप याद रख सकते हैं, जब भी इंडस्ट्री पूछा जाए तो ये कीवर्ड आप यूज करें। उद्योग की परिभाषा श्रम कानून की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है, यह क्लियर है। इस परिभाषा का सही अर्थ समझे बिना औद्योगिक विवाद अधिनियम को समझना संभव नहीं है। न्यायालयों ने समय समय पर इस परिभाषा की व्याख्या करते हुए इसे सामाजिक न्याय के अनुरूप विकसित किया। आप आंसर राइटिंग करते समय कुछ सुधार भी बता सकते हैं कि उद्योग की परिभाषा को विधायी रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए, बेंगलोर वाटर सप्लाई केस के सिद्धांतों को अधिनियम में सम्मिलित किया जाना चाहिए और आधुनिक सेवा क्षेत्र को स्पष्ट रूप से उद्योग की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। ये इंडस्ट्री की डेफिनेशन कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको इंट्रोडक्शन से लेकर के इसेंशियल एलिमेंट्स, लीगल प्रोविज़न और जो इम्पॉर्टेंट केस हैं प्लस डोमिनेंट नेचर टेस्ट और ट्रिपल टेस्ट का को रेफर करते हुए अपने कंक्लूजन तक पहुँचेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत